Hello student, here we are going for chapter 2 part second video. फर्स्ट पार्ट जो था वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, जो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इस पार्ट का है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स? लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंट्री के सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल प्लस इकोनॉमिक इश्यूज को डील करने के लिए, उनको फेस करने के लिए, जो हम बहुत सालों से फेस कर रहे हैं, बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं, कुछ इश्यूज रह गए हैं सोशल एंड इकोनॉमिक, उनको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हैं, इनको हम कॉमनली 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं कि 5 ईयर प्लान्स हमारे बनाए जाते थे, जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स होती थी उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इनको फ्रेम किया जाता था। इनको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है कि प्लान करने के लिए ये मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव होते थे। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो मेन हमारे इंडिया के अंदर प्लानिंग, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव के अंदर जो फोकस होता है प्लानिंग का, वो कुछ मेन गोल्स के ऊपर, मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर रहता है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके अंदर क्या होता है। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आउटपुट का लेवल इंक्रीज होना, आउटपुट का लेवल मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होना। एक टाइम पीरियड पे हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होने का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होना, और जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट इज जो कंट्री के रिसोर्स बेस हैं उनको इंक्रीज करना, और दूसरा हमारी पर यूनिट आउटपुट या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मीन्स अ सिचुएशन जहाँ पे जो लोग हैं वो जो काम करने के लिए एबल हैं, प्लस जो विलिंग है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, जो मार्केट रेट चल रहा है उस वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं और उन्हें काम मिल रहा है। मीन्स ऐसी सिचुएशन जो काम करने के लिए तैयार हैं लोग, प्लस जो एबल है काम करने में, एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है और उन्हें वो काम मिल रहा है, तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। ये सोशल ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। दैट मीन कंट्री का इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ ऑफ एवरीवन और एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो इक्वल हो, इक्विटी आए हमारी सोसाइटी के अंदर। अगेन इसके अंदर जितने भी हमारे जो सोसाइटी के अंदर सेक्शंस होते हैं उन सभी सेक्शंस को ध्यान में रख के किया जाता है, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ पर्सन्स को या पर्टिकुलर कुछ सेक्शन सोसाइटी के इसके अंदर ध्यान में नहीं रखे जाते हैं। जो सोशल इक्विटी लाना इसका मेन पर्पस होता है कि हमारी कंट्री के अंदर सोशल इक्विटी आ सके, सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके, समान उनको बेनिफिट्स मिल सके, जिनको अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ जिनकी पूरी नहीं हो पा रही है उनको वो सारी चीजें, वो सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मीन्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसको अपडेट करना, न्यू इनोवेशन करते रहना टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि न्यू अप टू डेट या एज ऑफ साइंस में या इनोवेशन की एज के अंदर हम अपडेट रहें, अप टू मार्क रहें और हमारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। जो भी न्यू चीज़ें आए, न्यू रेवोल्यूशन आए, उन्हें हम अडॉप्ट करें। जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर था उसके अंदर हमने रेवोल्यूशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, दैट इज द डिमांड फॉर दैट टाइम कि हमें कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने चाहिए, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, अपडेशन करना चाहिए। देन हमने आईटी रेवोल्यूशन किया। तो ये मॉडर्नाइजेशन के तरीके हैं कि मतलब हम अपने कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनका और बेटर यूजफुलनेस या यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी।
सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स हम अपनी कंट्री के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करें वो गुड्स हमारे लिए सफिशिएंट हों, हमें बाहर से गुड्स इंपोर्ट ना करने पड़े, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स हम खुद इतने सक्षम हों कि हम अपने गुड्स को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करके सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, ना कि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहें। मेन इसका जो एग्जाम्पल है 1965 में जो वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान और इंडिया का, उस टाइम पे ये चीज ज्यादा फोकस की गई थी। उस टाइम पे ये ध्यान रखा गया था कि क्या हुआ था, जो यूएसए है उसने ये धमकी दी थी, थ्रेटन किया था हमारी कंट्री को कि वो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा इंडिया में अगर वो पाकिस्तान से वॉर करना स्टॉप नहीं करेगा। तब हमारी कंट्री को या हमारी इकोनॉमी को ये रियलाइज हुआ कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो हमें इस तरीके का कुछ टेक्निक अपनाना चाहिए, स्पेशली फॉर फूड ग्रेन, पर्टिकुलरली फॉर फूड ग्रेन, कि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है स्मॉलर, या जिनको हम इंटरमीडिएट जो गोल्स कह सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स जो हम एक इम्पॉर्टेंट गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। मीन्स अगर हमने 5 ईयर प्लान बनाया है तो उस 5 ईयर प्लान को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म कुछ प्रोग्राम्स तैयार करने पड़ेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स तैयार करने पड़ेंगे। उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, उन स्मॉलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, उन इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स को हम शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं 5 ईयर प्लान। हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारे फ्रेम हुए थे। प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और नेक्स्ट ईयर से ही हमारे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए थे। 1951 से हमारे जो 5 ईयर प्लान बनने शुरू हो गए थे। 12 5 ईयर प्लान इसलिए है क्योंकि 12 5 ईयर प्लान के बाद हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के नाम से। तो 5 ईयर प्लान को अबॉलिश कर दिया गया फैब 2015 के अंदर। तब तक हमारे टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बने थे। तो इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये किस मॉडल पे बेस्ड थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1951 टू 1956। एज वी ऑल नो अकाउंटिंग ईयर हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होती है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। जो ये प्लान है ये हेरोड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के ऊपर इन प्लान्स का बेस रखा गया या फिर इन मॉडल के बेसिस पे ये प्लानिंग की गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। एज हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, इसलिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसमें इंक्रीज किया गया। दूसरी चीज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन का, इनकम का और वेल्थ का, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हमारा प्रोडक्शन का, इनकम का और वेल्थ का, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर सारे जो सेक्शंस हैं वो अपलिफ्ट हो सके। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन था 1956 टू 1961। ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर। ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे पीसी महालनोबिस, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन का जो मॉडल है या प्लानिंग कमीशन को का आइडिया दिया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन एम था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जिस तरीके से एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था, बाद में ये रियलाइज हुआ कि हमें अपने इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना चाहिए फॉर मोर डेवलपमेंट, फॉर मोर ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। सेकेंड, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंटल सेक्टर है, उसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट इज थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1961 से 1966 तक। ये बेस्ड था जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर। इसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया था 1965 के अंदर जो हमारा वॉर हुआ था, तो ये जो वॉर था वो इस थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन के बीच में ही था, क्योंकि इसका ड्यूरेशन 1961 टू 1966 तक है।
तो 65 ईयर इसी में था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ही मेन फोकस दिया गया था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर, कि हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। दूसरा मेन फोकस इसमें दिया गया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने पे, कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाएं, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा और पुअर्टी को इरेडिकेट किया जा सकेगा। थर्ड इज रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, इक्वलाइजेशन किया जाए सोसाइटी में, इसका भी इसमें मेन ध्यान रखा गया। नेक्स्ट इसके बाद 1966 के बाद जो 5 ईयर प्लान्स की जो कड़ी थी वो बीच में थोड़ी टूट गई थी, क्योंकि इसके अंदर इस ड्यूरेशन के बाद एनुअल प्लान्स को बनाया गया था। एनुअल प्लान्स 3 साल के सिंगल ईयर के सिंगल सेशन के थे, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो ये तीन जो डिफरेंट जो एनुअल प्लान्स बने थे, ये सिंगल ईयर के एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। इन तीनों प्लान्स के अंदर एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान था जो हमारा 1969 टू 1974, ये ड्यूरेशन था इसका। इसका जो मॉडल था वो था रुद्रा एलन मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था हमारा 5 ईयर प्लान। इसके अंदर मेन जो ध्यान दिया गया था वो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया जाना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना। दूसरा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाने से जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो प्रोग्रेस कर सकें। जैसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करेंगे, उसको अगर ग्रो करेंगे तो हमारे बाकी के जो दोनों सेक्टर्स हैं सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, वो भी ग्रो कर पाए। इसलिए एग्रीकल्चर का ग्रोथ की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ये मेन फोकस रखा गया। दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी का इसमें ध्यान रखा गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि था 1974 टू 1979, ये जो प्लान था ये डीपी धर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। दूसरी चीज इसके अंदर मेन जो फोकस दिया गया था वो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए मेन ध्यान दिया गया था। दूसरा हमारी कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश की गई थी, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने की कोशिश की गई थी इस प्लान के अंदर। ये जो प्लान था ये 5 ईयर का ना होके 4 ही ईयर्स का प्लान था, बिकॉज 1978 में टर्मिनेट हो गया था। जब जनता पार्टी पावर में आ गई थी तो 1978 में जनता पार्टी ने इसको अबॉलिश कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। रोलिंग प्लान 1978 टू 1980, बिकॉज जनता पार्टी पावर में आ गई थी तो इसलिए जो 5 ईयर प्लान था उसका ड्यूरेशन तोड़ दिया गया था। तो 1979 तक वो ड्यूरेशन जो 5 ईयर प्लान की थी वो नहीं चली थी, 78 में अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये जो प्लान था 78 से 80 तक का कर दिया गया। 78 से 80 तक का कर दिया गया मतलब 2 साल का ये प्लान फ्रेम कर दिया गया। ये जो 6th प्लान थे इसलिए इसको 2 6th प्लान्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लान था 78 के अंदर जैसे ही जनता पार्टी आई तो उसने वो टर्मिनेशन कर दिया था और 78 से 83 के बीच में उसने ये कह दिया था कि ये 5 ईयर प्लान 78 टू 83 तक रहेगा। बट जनता पार्टी सिर्फ 2 ही साल तक रही थी, तो ये जो प्लान है ये 78 से 80 तक ही चल पाए। नेक्स्ट इज 6th 5 ईयर प्लान जिसका ड्यूरेशन था 1980 टू 85। इसके अंदर मेन फोकस रखा गया था पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, मॉडर्नाइजेशन करना टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के ऊपर फोकस किया गया, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को डेवलप करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये मेन इसके ऑब्जेक्टिव थे। देन 7th 5 ईयर प्लान जिसका ड्यूरेशन था 1985 टू 1990। इसका जो मॉडल था वो था कमोडिटी वेज मॉडल। इसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन की ग्रोथ के ऊपर। फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाया गया कि इसका स्टॉक मेंटेन्ड रहे, फूड ग्रेन की कोई प्रॉब्लम ना आए, फूड ग्रेन सफिशिएंट हो हमारे कंट्री के अंदर। दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की इसके अंदर प्लानिंग की गई। फिर उसके बाद इसमें एनुअल प्लान्स
इसके बाद हुए 1990 के बाद अगेन 2 एनुअल प्लान्स हुए, 1990 से 91, 91 से 92, मीन 2 एनुअल प्लान्स का ड्यूरेशन इसके अंदर हुआ, एक साल का। नेक्स्ट 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1992 to 97। ये था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर बेस्ड। ये 2 साल पोस्टपोन हो गया बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इस मॉडल को, जो कि ये मॉडल 1990 में स्टार्ट होना था, 2 साल का इसमें गैप हो गया, तो उन 2 साल में एनुअल प्लान्स बने थे। तो 8th 5 ईयर प्लान के अंदर ये इसीलिए ये पोस्टपोन हो गया था। इस पे मेन फोकस किया गया था मैन पावर को फुल्ली यूटिलाइज करना, ह्यूमन रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करना। दूसरा, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन पे इसमें मेन फोकस किया गया था। इस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को मेन फोकस किया था। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाना, ये भी इसके अंदर मेन एम थे कि हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को इंक्रीज करना। 9th 5 ईयर प्लान जिसका ड्यूरेशन था 1997 to 2002, इसके अंदर ध्यान दिया गया ग्रोथ के ऊपर विद प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहे विद ग्रोथ, दोनों चीजों को फोकस किया गया। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को अपलिफ्ट किया गया, इनका डेवलपमेंट किया गया। रीजनल बैलेंस के ऊपर ध्यान दिया गया, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने की कोशिश की, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थ्रू फैमिली प्लानिंग जैसी जो कॉन्सेप्ट है इसमें आए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पर्याप्त मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने की कोशिश की गई इसके अंदर। नेक्स्ट इज 10th 5 ईयर प्लान जिसका ड्यूरेशन था 2002 to 2007। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, इक्वलाइजेशन करना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, ये 2 मेन एम थे। देन 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 2007 to 2012। इसके अंदर पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, इसके अंदर जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर किया जाए, एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत महसूस हुई। देन जो क्वालिटी ऑफ जॉब है उनको जनरेट करना, हाई क्वालिटी ऑफ जॉब को जनरेट करना, जॉब्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश इसमें की गई। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर इसमें फोकस किया गया। एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, इससे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था एनवायरनमेंट के ऊपर, तो इसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाने लगा। देन 12th 5 ईयर प्लान जिसका ड्यूरेशन 2012 to 2017 था। एज वी ऑल नो 2015 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन उसको अबॉलिश करके नीति आयोग बन गया, तो इसका भी ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका मेन फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ को और तेज करना, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को हम अपलिफ्ट कर सकें, सबको साथ में लेके हम अपनी कंट्री को ग्रो कर सकें, हमारी जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हम प्रॉपरली अपलिफ्ट कर सकें, हर सेक्शन को, हर एरिया को हम कवर कर सकें, इसका ये मेन फोकस था। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, जो 1991 तक की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके मेन फीचर्स क्या थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। 1991 तक इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि आफ्टर 1991 हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें बहुत ब्रॉड चेंज आया था, वास्ट चेंज आया था। उसके बाद हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी जिसके अंदर हमने 3 न्यू कॉन्सेप्ट देखे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम फर्दर एक सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की टिल 1991, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से पहले,
उसका जो मेन फोकस था या मेनली वो रिलाय कर रही थी पब्लिक सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जो था, इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी और 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में थी। तो जो पब्लिक सेक्टर था वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे था, मेनली हमारी इकोनॉमी रिलाय कर रही थी पब्लिक सेक्टर के ऊपर, बिकॉज पैटर्न जो अपनाया गया था वो सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाया गया था सोसाइटी के लिए। पब्लिक सेक्टर ध्यान रखेगा या सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम होता था। सेकेंड इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती थी, उन सभी न्यू इंडस्ट्रीज को, जो प्राइवेट सेक्टर की न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती थी, उनको इस्टेब्लिश होने का हक नहीं था विदाउट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कुछ उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे कि कुछ फॉर्मेलिटीज उन्हें कंप्लीट करनी होती थी, उन्हें लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। दूसरा इसके अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, कंपटीशन से उनको प्रोटेक्ट किया जाए कि ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो फेयरली रहें हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर कुछ एक्ट्स लगाए गए, पर्टिकुलरली MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगाया गया ताकि वो बाकी की इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट ना करें, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। सेवरल बोर्ड्स बनाए जैसे हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, ये इस्टेब्लिश किए गए ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें और ग्लोबल मार्केट में जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग गुड्स जो बनाती थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, इनको डेवलप किया गया, इनको प्रायोरिटी दी गई कि इन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा डेवलप किया जाए, इनकी ग्रोथ पे मेन फोकस रखा जाए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेन फोकस किया गया, इनको दो मेन की माना गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया गया थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट दिए गए, सब्सिडीज दी गई, छूट दी गई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और दूसरा सेव ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा देके उनको ये प्रमोट करने की कोशिश की। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा कर दी गई, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए इंपोर्ट के ऊपर ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और हमारे मार्केट में गुड्स को डेवलप करें। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान दिया गया कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है गुड्स का वो बढ़ाया जाए, ऐसे गुड्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उन गुड्स को के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाई जाए और हम उन गुड्स को अपनी कंट्री में डेवलप कर सकें, सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया फेरा एक्ट के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल किया गया और रेगुलेट किया गया। मतलब हमारी जो इकोनॉमिक कंट्रोल है उसको मिनिमाइज किया जा सके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको उतना ध्यान ना दिया जाए, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर हमारी कंट्री का ही कंट्रोल हो, ना कि बाहर जो फॉरेन कैपिटल है उसका कंट्रोल। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए वो सेंट्रलाइज्ड थे, मींस पब्लिक जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके ऊपर मेन कंट्रोल था
ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी ग्रोथ की बनाई गई वो 5 ईयर प्लान, इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते थे, तो 5 ईयर प्लान्स के अंदर जो भी फोकस रखा गया वो सोशल वेलफेयर पे रखा गया, और पब्लिक सेक्टर या हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फोकस करके सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी, वो मेन स्टेट लेवल के ऊपर या फिर हमारी जो गवर्नमेंट लेवल है उसके ऊपर इसके अंदर प्लानिंग की गई। सक्सेस ऑफ प्लानिंग, जो हमारे 5 ईयर प्लान थे वो कितने सक्सेस हुए, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, वो अचीवमेंट्स यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है वो हमारी काफ़ी अच्छी बढ़ी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई इन प्लान्स के दौरान। हमारे जो टारगेट्स थे हम उन टारगेट रेट्स को अचीव नहीं कर पाए उतना ज़्यादा, बट हम काफ़ी हद तक हमने अपनी जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, जो कि हमारे पिछड़ापन था, हमारे बैकवर्डनेस थी, उसको हमने इरेडिकेट करने की कोशिश करी और हमने इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ लाने की कोशिश करी। सेकेंड इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमारी राइज हुई। जो प्लानिंग से पहले हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो काफ़ी कम थी, बहुत नाम मात्र की थी, जो हमारे प्लानिंग से काफ़ी अच्छी हुई, और हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं पर हेड, हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन थी पर हेड अवेलेबिलिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज की है वो बढ़ी, रेज हुई। तीसरी चीज़ आती है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 5 ईयर प्लान्स के दौरान जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर भी बहुत फोकस किया गया, लोग ज़्यादा सेव करने लगे, सेविंग्स के तरफ लोगों का रुझान हुआ, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। 5 ईयर प्लान्स के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको उसके अंदर दो मेन डेवलपमेंट्स हुए, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू डेवलपमेंट हुए और टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट हुए। मीन्स दो टेक्निक प्लस लैंड रिफॉर्म्स दोनों को यहाँ पे डेवलप किया गया हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, दो चेंजेस लाए गए मेन। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जैसे कि इंटरमीडिएरीज जैसे कि जो जमींदार होते थे उनको एबॉलिश किया गया, जो सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग किया गया, मीन्स जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे एक लिमिट कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई इंडिविजुअल जो पर्सन है वो इससे ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं कर सकते, तो सीलिंग की गई लैंड होल्डिंग के ऊपर, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि एक लिमिट रखी गई कि इससे ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, तो उससे जो सरप्लस लैंड थी वो लैंडलेस लेबरर्स को दी गई, लैंडलेस फार्मर्स को दी गई, जिससे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया, पर्टिकुलरली जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थी उनको इंक्रीज किया गया, हमारे एग्रीकल्चर के आउटपुट को राइज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को राइज करने के लिए हम फूड ग्रेन में काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हुए इसके थ्रू। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को काफ़ी एक बड़ा सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छा पुश मिला 5 ईयर प्लान्स के अंदर। काफ़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर बढ़ोतरी मिली, और जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी ग्रो हुई और सेल्फ सफिशिएंसी उसके अंदर हमने अचीव करी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ये सारे आते हैं हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो प्लानिंग के थ्रू हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी। जो हमारा इंडियन रेलवे वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया, जो हमारे पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी इंक्रीज हुई जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और 2017 के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी रेवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई। नेक्स्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़। इसके अंदर जो मेन की एलिमेंट्स या मेन की पैरामीटर्स होते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के वो होते हैं हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटी, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई, ये भी काफ़ी अच्छे राइज हुए, डेथ रेट कम हुई, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ा, 3 गुना हो गया, और जो कॉलेजिएट्स थे उनका जो नंबर था वो 5 फोल्ड हो गया या 5 टाइम्स हो गया सिंस 1951। 51 में जो डाटा था हमारा उससे 3 गुना ज़्यादा तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो गए और 5 गुना ज़्यादा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें देखा गया।
नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए गए इन प्लान्स के दौरान। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत इंक्रीज की गई इनके दौरान। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी नीचे आया था। 8.3% जो 2004-05 में था वो कम होकर 5.6% हो गया था। 12th 5 ईयर प्लान में भी गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया था कि जो 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम और ज़्यादा जनरेट करेंगे ताकि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। प्लान्स के दौरान हमारे जो फॉरेन ट्रेड है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ। फॉरेन ट्रेड हमारा काफ़ी उसमें बढ़ोतरी देखी गई, उसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ। बहुत हमारे जो कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हैं दोनों ही काफ़ी चेंज हुए। हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, मेनली इंडस्ट्रियल आउटपुट जो मेनली जो इनपुट्स होते थे इंडस्ट्रियल आउटपुट्स के लिए जो इनपुट्स दिए जाते थे, प्राइमरी या रॉ मटेरियल दिया जाता था, वो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करते थे। तो वो हमने रिवर्स कर दिया क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर हमने प्रोडक्शन चालू कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे और इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी अच्छा देखा गया और इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी डेवलप हो पाई, जिसके थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में काफ़ी अच्छा हमने ग्रोथ किया। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए ये जिन बेसिस के ऊपर फेल हुए वो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्लानिंग कुछ एरियाज में अचीव नहीं कर पाई सक्सेस, तो वो एरियाज यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट इज एब्जेक्ट पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी हमारी प्लानिंग की मेन सेंट्रल थीम थी, लेकिन आज भी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं कि हमारी जो 21.9% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है और उन लोगों को अपने एसेंशियल्स ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। वर्ल्ड की टोटल जो पुअर पॉपुलेशन है उसकी 50% पुअर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रहती है, तो ये हमारी प्लानिंग का एक बिग फेल्योर है। सेकेंड इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हमारी कंट्री के अंदर जो है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को हम प्लान्स के थ्रू इरेडिकेट नहीं कर पाए और ये दिन प्रतिदिन और ज़्यादा प्राइस लेवल बढ़ता ही गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जो कि हमारे लिए अगेन एक प्लानिंग का फेल्योर है। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बहुत शॉर्टेज है। अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की जनरेट करना और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हमारे प्लानिंग्स का एक मेन एलिमेंट था, बट फिर भी आज भी हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही सीरियस इविल है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पर्याप्त नहीं है, वो भी सफिशिएंट नहीं है, जैसे पावर, डैम्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल। अभी भी हमारी इतने प्लानिंग्स जाने के बाद भी हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हुआ है, जितनी ग्रोथ उसकी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। नेक्स्ट इज स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अवर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी हमारी कंट्री के अंदर नहीं आई है, जो कि हमारी प्लानिंग्स का अगेन मेन गोल हुआ करता था। तो ये भी हमारा एक प्रिंसिपल फेल्योर है कि हमारी इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हो पाई है, उतनी ही है या फिर बहुत कम हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोग्रेस आई है। जो गवर्नमेंट है उसको रिजर्वेशन देना पड़ रहा है जॉब्स के अंदर, हमारे जो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेल्योर है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो ये प्लानिंग थी इसके ये फेल्योर्स की वजह से हमारी जो कंट्री है उसके अंदर 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, ताकि हमारी कंट्री के प्लानिंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स रह गई, जो फेल्योर्स रह गए, वो आगे कंटिन्यू ना रहें और हम उसके आगे उसको इम्प्रूव कर सकें। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चलाए गए, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट या यू टर्न इसे माना जाता है। 1991 के आगे के जो ईयर्स रहे वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये हमने सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड देखा। इसमें सारा टोटल हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो आगे का कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर
थर्ड चैप्टर।